इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स टेक्स प्लेस इन ए फिक्स्ड प्लेन, यानी केंद्रीय बल के अंतर्गत होने वाली गति समतल तल से संबद्ध होती है। इसका मतलब जरा समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो सेंट्रल फोर्स के अधीन गति कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो गति होगा वो एक प्लेन में ही बंधा होगा, यानी वो पार्टिकल गति करने के दौरान अपना प्लेन छोड़ नहीं सकता। वो जिस प्लेन में सेंट्रल फोर्स के कारण गति कर रहा है उसी प्लेन में अपना गति करता रहेगा। यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं लेट r is the position vector and v is the velocity of a particle having mass m lies in a XY प्लेन। अभी मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर है r, उसका वेलोसिटी है v और उसका मास है m और वो XY समतल तल में गति कर रहा है, यानी उसका पोजीशन वेक्टर r और जो वेलोसिटी v है वो XY प्लेन में है। तो हम लोग जानते हैं इस केस में एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग इक्वल टू जे वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे पी क्या होता है, पी होता है लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग एम इंटू वी। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया। अब आप लोगों को पिछले टर्न पे हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सेंट्रल फोर्स मोशन में कंजर्व होता है, यानी अगर केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत कोई गति यानी मोशन हो रहा है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कोणीय संवेग कांस्टेंट रहता है या यूं कह लीजिए संरक्षित रहता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए, आर वेक्टर और वी वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो आर क्रॉस वी, आप जानते हैं किसी भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो उससे जो तीसरा वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर आर वेक्टर और वी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जा रहा है और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर, तो वो जे वेक्टर इस आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा और जे वेक्टर उसके वेलोसिटी वेक्टर यानी वी के भी परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। ऐसा है। अब डायग्राम आप लोग यहीं पे देख लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, ये एक पार्टिकल है P, ये एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर R है और जो इसका वेलोसिटी V है ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। तो जब R क्रॉस V निकालेंगे यानी R क्रॉस V, एक वेक्टर है R, इसका क्रॉस हम V वेक्टर से निकालेंगे, तो ये दो सदिशों का सदिश गुणन जब भी आप निकालेंगे तो जो इससे तीसरा सदिश आएगा वो क्या आ रहा है, J वेक्टर आ रहा है। ये बात अलग है कि इसमें एक स्केलर क्वांटिटी M से भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो J वेक्टर आ रहा है ये R वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और V के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर R और V एक्स वाई प्लेन में है तो ऑटोमेटिक जो J है, जो J एंगुलर मोमेंटम जो कोणीय संवेग है वो किस एक्सिस के अलोंग चला जाएगा, वो Z एक्सिस के अलोंग चला जाएगा और ये कांस्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक बार फिर से वहीं पे चलते हैं। देखिए हमने क्या बोला कि R और V एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है R क्रॉस V होगा वो डायरेक्टेड होगा अलोंग Z एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। हेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स J रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में J जो है वो कांस्टेंट होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, J का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, J का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी इसका दिशा और परिमाण दोनों कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन हो रहा है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का परिमाण और दिशा दोनों कांस्टेंट है, अचर है, वो नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब J है, J वो हमेशा Z एक्सिस के अलोंग फिक्स हो गया है। तो अब एक बात बताइए, अगर Z फिक्स हो गया, इस फॉर्मूले को देखिए, अगर J फिक्स हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का ये वाला साइड यानी R और V ये दोनों भी डायरेक्शन में फिक्स हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड छोड़िए, डायरेक्शन, जैसे J का डायरेक्शन Z एक्सिस के अलोंग फिक्स हो गया, तो अब इक्वेशन का अगर LHS फिक्स हो गया डायरेक्शन में तो RHS का भी तो डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि R और जो V है, जो XY प्लेन है, वो XY प्लेन में ही फंसा रह जाएगा। क्यों?
क्योंकि सेंट्रल फोर्स मोशन में जे का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। अब ये फिक्स तो ऑटोमेटिक ये भी फिक्स। समझ में आया? यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में फिक्स होता है। अब चूंकि ये जे फिक्स हो गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एज द डायरेक्शन ऑफ जे इज ऑलवेज अलोंग जेड एक्सिस, हेंस द पोजीशन वेक्टर आर एंड द वेलोसिटी वी ऑफ द पार्टिकल मस्ट हैव टू लाई इन एक्स वाई प्लेन। उन्हें एक्स वाई प्लेन में ही लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आर और अगर वी चेंज हो गया डायरेक्शन में, अगर आर और वी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये फॉर्मूला कहता है कि जे का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत होने वाला मोशन ये कहता है कि जे तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो अगर ये नहीं चेंज हो सकता, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकता, तो इन दोनों का भी डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकता। तो इसका मतलब उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर और वेलोसिटी वी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब उनका जो मोशन है वो उसी प्लेन में फंसा रहेगा, फिक्स रहेगा, जिसमें आर और वी है। समझ में आया? यही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। चूंकि केंद्रीय बल के अधीन होने वाले गति में कोणीय संवेग जे का परिमाण तथा दिशा दोनों अचर रहता है। यही कारण है यदि पिंड का स्थिति आर तथा वेग वी एक्स वाई तल में हो तो पिंड का कोणीय संवेग जे जेड एक्सिस के अनुदिश होगा, जो कि अचर रहेगा। अतः जे की दिशा सदैव जेड एक्सिस के अनुदिश अचर रहने के कारण पिंड का स्थिति सदिश आर तथा वेग भी एक्स वाई तल में ही संबद्ध रहेगा। समझ में आया? और यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में कि प्रूव दैट मोशन अंडर सेंट्रल हाँ, प्रूव दैट मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स टेक्स प्लेस इन ए फिक्स्ड प्लेन। समझ में आया ना? इसको कई बार प्रूफ करने को पूछा है, तो आप लोग इसी तरह से इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये एक छोटा सा सेगमेंट पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और, मुझे यहाँ पे एक चीज और आपको बताना है कि ये सारे वीडियोस जो हैं वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो, सॉरी मैंने थर्ड सेमेस्टर बोल दिया, ये फर्स्ट। तो ये सारे के सारे वीडियोस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 7 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सभी यूनिट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको वो प्लेलिस्ट में खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो 8 यूनिट होता है, उन 8 यूनिट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उसमें सारे वीडियोस बिल्कुल आपको क्रम से मिल जाएंगे, सारे यूनिट्स के। एक भी टॉपिक हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, सारा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।